जस्टिस काजी फाइज ईसा नून लीग और पीडीएम की हिमायत में खुलकर सामने आ गए हैं। उनकी क्रेडिबिलिटी ये है कि हर चोर उचक्का, पार्लियामेंट का हर डाकू, नवाज शरीफ, जरदारी उनकी वजह से खुश है कि कल को वो जब चीफ जस्टिस बनेंगे तब हमारे केसेस माफ हो जाएंगे। आज 1973 के आइन की 50 साल बरसी मनाई जा रही थी और काजी साहब उसी गोल्डन जुबली की खुशी में पार्लियामेंट से खिताब करने आए थे। जस्टिस काजी फाइज ईसा उन लोगों के दरमियान गोल्डन जुबली मना रहे थे जो आजकल सब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद आइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। काजी साहब के हाथ में 1973 के आइन की किताब थी और उन्होंने बातें क्या क्या की हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जस्टिस फाइज ईसा ने आइन की किताब उठाकर कहा कि अल्लाह के बाद इस किताब का हम पर साया है। और सबसे अहम बात जो उन्होंने की, उन्होंने कहा कि मैंने आने से पहले मैंने पूछा था कि पार्लियामेंट में क्या सियासी बातें होंगी, तो मुझे ये बताया गया था कि नहीं, सिर्फ आइन की ही बातें होंगी। अब मैं कुछ जाती हैसियत से जस्टिस साहब से सवालात करना चाहता हूँ। मैं उनके लिए कोई सख्त जुमला इस्तेमाल नहीं करना चाहता, हालांकि जो उन्होंने काम किया है आज वो इस लायक हैं कि उनके लिए सख्त जुमले इस्तेमाल किए जाएं, लेकिन फिर भी वो हमारे मुल्क के बदकिस्मती से आने वाले चीफ जस्टिस हैं। मैं उनका ये ख्याल करूंगा। मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा कि ये जो किताब आपने हाथ में पकड़ी हुई थी कि अल्लाह के बाद हम पर इस आइन की किताब का साया है, क्या इस आइन की किताब में यह लिखा हुआ है कि जब भी कोई असेंबली टूटेगी तो उसके 90 दिन के बाद इलेक्शन होंगे ही होंगे, कोई और रास्ता नहीं है? ये जो किताब आपने हाथ में पकड़ी हुई है इसमें वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि अगर कोई भी असेंबली टूटती है तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना लाजमी होंगे। जब आइन ये कहता है तो आप उस पार्लियामेंट के साथ क्या कर रहे हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन करवाने से इनकार कर दिया? क्या आप एक सुप्रीम कोर्ट के जज होने की हैसियत के नाते उन लोगों के साथ आइन की सालगिरह मना रहे हैं जिन्होंने ओपनली सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को तहस नहस करके रख दिया? लेकिन ये तो साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पर आप नून लीग, पीडीएम और मौलाना को नवाजने के लिए यहाँ पे आए हैं। दूसरी बात आपने ये कही कि पार्लियामेंट में आने से पहले मैंने पूछा था कि यहाँ पर सियासी बातें तो नहीं होंगी, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ आइन की ही बातें होंगी। भाई साहब, क्या आप इतने सादा हैं या फिर सादा होने के बहाने कर रहे हैं? पार्लियामेंट में अगर सियासी बातें नहीं होंगी तो क्या वहाँ पर खाने पकाने की बातें होंगी? आपको क्या लगता है कि अवाम आपके इस झूठ पर यकीन कर जाएगी? अवाम के चेहरे पर क्या देख लिया जो आपको इतनी अवाम बेवकूफ़ लगती है? इतने आप आइन के चैंपियन हैं तो आज जब सहाफ़ी ने आपसे पूछा कि क्या आइन 90 दिन के अंदर इलेक्शन की इजाज़त देता है, तो आपने सीधा सा कहना था कि हाँ, आइन इसका हुक्म देता है, लेकिन आपने उस पर कोई कमेंट्स, कोई तबसरा नहीं किया। फिर काजी फाइज ईसा साहब ने कहा कि यहाँ पर की गई सियासी बातों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। ये ना हो कल को मैं आपको केसेस में बुलाऊं और आप कहें कि जी हमने आपको पार्लियामेंट में बुलाया था। अगर आपका कोई ताल्लुक नहीं भी है, आज के बाद आप जितने भी केसेस सुनेंगे हमें ये यकीन होगा कि वो सिर्फ जरदारी, इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग को नवाजने के लिए सुन रहे हैं। वैसे तो हमारा यकीन पहले भी था, लेकिन अब वो यकीन पुख्ता यकीन में कन्वर्ट हो गया है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और मजेदार बात है कि जब ये पार्लियामेंट का सेशन अभी वहाँ पे चल रहा था और कुछ एमएनएज और जो कुछ लोग बाकी रह गए थे वो खिताब कर रहे थे, तो वहाँ के लोगों ने ये खबर रिपोर्ट की कि असेंबली हॉल से जरदारी, बिलावल, शहबाज शरीफ और जस्टिस फाइज ईसा साहब गायब हैं। वही असेंबली हॉल था, उसी असेंबली हॉल से चले गए, लेकिन जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है उससे बाहर नहीं आई। ये बात वाज़े तौर पर इस बात की निशानदेही करती है कि उन्होंने बंद कमरों में कुछ ऐसे फैसले किए हैं कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बचा जाए और इंतखाबात को मजीद आगे और डिले किया जाए। इस मुल्क में किसको ये यकीन नहीं है कि जरदारी और नवाज शरीफ कैसे कैसे चोर हैं? जरदारी तो वो डाकू है जिसने सिंध को उजाड़ के रख दिया है। आज देख लें कराची का क्या हाल है, देख लें वहाँ पे दिन दिहाड़े डाकू लोगों को गोलियां मार के चले जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई फिक्र नहीं है कि हमें कोई पुलिस आके टच भी करेगी, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ का गॉड माफिया, यहाँ का जो गॉड फादर है वो जरदारी है और वो ऐसे जुर्म नाश्ते में खा जाता है। जरदारी, नवाज शरीफ के लिए करप्शन और कत्ल जैसे जुर्म बहुत छोटे हैं। ये ऐसे मुजरिम है जो कि ये जुर्म नाश्ते में खा जाते हैं, लेकिन जब उसी देश का काजी फाइज ईसा, उसी देश के सुप्रीम कोर्ट का जज मुजरिमों के साथ बैठेगा तो उस मुल्क में इंसानियत, रहम और दूसरी वैल्यूज ना होना मामूली सी बात है। आज जब ये लोग बाहर से पैसे मांगने जाते हैं तो कोई गैर मुल्क इनको पैसे क्यों नहीं देता? वो इसलिए नहीं देता क्योंकि उन्हें पता है कि ये इधर से पैसे लेंगे और वहां जाके अपनी आवाम तक पहुंचने से पहले अपने आप के अकाउंट्स भर देंगे। जहां के हुक्मरान एक जुआरी की तरह हैं, जो इनको पैसा मिलता है अपने गुलछर्रों में उड़ा देते हैं। दूसरी खबर यह है कि आज सुबह दोबारा वफाकी काबीना का इजलास हुआ
यानी ये वजीर और ये वजीर आजम जो इनका टोला है, जो इनका करप्ट टोला है, ये सारे मिलके बैठे और प्लानिंग की कि किस तरह हम इलेक्शन को आगे लेके जा सकते हैं। आपको पता होगा कि कल छुट्टी वाले दिन भी इन्होंने इजलास किया था और उस इजलास में शहबाज शरीफ और इसहाक डार ने ये मामला उठाया था कि हम ये मामला पार्लियामेंट पे डाल देते हैं, पार्लियामेंट को भेज देते हैं, अगर पार्लियामेंट चाहेगी तो हम इलेक्शन कमीशन को पंजाब के इलेक्शन के पैसे देंगे, अगर पार्लियामेंट नहीं चाहेगी तो हम नहीं देंगे। मैं यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि पार्लियामेंट पैसे देगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह देखना ही नहीं है कि पार्लियामेंट ने पैसे दिए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जिम्मे लगाया था वफाकी हुकूमत के कि आप इलेक्शन कमीशन को पंजाब इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपए देंगे। अगर नहीं देंगी वफाकी हुकूमत तो चाहे जितने मर्जी पार्लियामेंट को भेज ले, चाहे अमेरिका भेज ले इस मामले को, लेकिन नाअहली की तलवार उन पर लटकेगी क्योंकि उन्होंने ये फंड्स और ये सिक्योरिटी जारी नहीं की। आज दोबारा से इन्होंने पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन में करारदाद मंजूर किया कि पाकिस्तान की सूबाई असम्बलियाँ और कौमी असम्बली के इंतखाबात इकट्ठे होंगे, यानी पूरे मुल्क के इंतखाबात इकट्ठे होंगे। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि चाहे ये जितनी मर्जी करारदाद पेश कर लें, क्योंकि इन्होंने कश्मीर के लिए करारदाद पेश की और मुख्तलिफ कामों के लिए करारदाद पेश की, लेकिन इसका रिजल्ट कोई नहीं निकलता। इसका रिजल्ट यही है कि इसके पेपर ने सिर्फ और सिर्फ जाया होकर रद्दी के टोकरी में जाना। जितनी मर्जी करारदादें पेश कर लें, जो मर्जी कर लें, ये एक तो अपनी अना की तस्कीन के लिए करते हैं कि उनके दिल का बहलावा हो जाए कि किसी न किसी तरह हम कुछ न कुछ सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आगे करने के लिए कर रहे हैं। दूसरा, ये जजेस पर, सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर जिन्होंने इलेक्शन का फैसला दिया, उन पर प्रेशर डालने के लिए करते हैं। पाकिस्तान अपनी हर चीज इस्तेमाल की बाहर से इंपोर्ट करता है, यानी दूसरे मुमालिक से लेता है। एक सुई तक हम अपने लिए खुद नहीं बना सकते और टेक्नोलॉजी की दुनिया में तो पाकिस्तान बहुत पीछे है। जो आप गाड़ियां या मोबाइल फोन्स लेते हैं उनकी हकीकी कीमत बहुत कम होती है, लेकिन यहाँ तक आते आते गवर्नमेंट उन पे इतना टैक्स इम्पोज कर देती है कि वो एक आम मिडिल क्लास आदमी की पहुंच से बहुत दूर हो जाते हैं। इमरान खान की हुकूमत ने इस पर काम किया था और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के, मोबाइल बनाने के तकरीबन 30 यूनिट्स मुल्क में कायम किए थे। अब इन तजर्बाकारों के आने की वजह से वो 30 यूनिट्स भी बंद हो गए और तकरीबन 20,000 मुलाजमीन बेरोजगार हुए हैं। वो 30 यूनिट्स बंद क्यों हुए हैं? वो इसलिए हुए हैं कि मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स कहते हैं कि भाई आपकी हुकूमत के पास पैसे नहीं है, डॉलर्स नहीं है, हमने हर महीने बाहर से इंपोर्ट करके यहाँ पे मोबाइल को बनाना होता है। अब जब हमारी इंपोर्ट्स ही नहीं आएंगी, अब जब हम अपना सामान ही नहीं मंगवा सकेंगे बाहर से, तब हम कैसे यहाँ पे मोबाइल फोन बनाएंगे? और उन 20,000 लोगों का क्या जो बेरोजगार हो गए हैं। बहरहाल कल का दिन बहुत अहम है। अल्लाह करे इन बदमाशों की इजारादारी खत्म हो, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कल 11 बजे सुप्रीम कोर्ट को ये रिपोर्ट जमा करवानी है कि उन्हें वफाकी काबीना से, हुकूमत से फंड्स मिले हैं, सिक्योरिटी मिली है या नहीं। अगर नहीं मिली तो इंशाअल्लाह फिर दमादम मस्त कलंदर शुरू होगा। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।